हेलो फ्रेंड्स, अब हम रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 10 डबल ए टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कहां पे, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो हम आप लोगों को एक डिडक्शन देंगे और वो डिडक्शन जो है वो दिया जाता है अंडर सेक्शन 10 डबल ए। अब दोस्तों, पहली चीज तो समझो कि आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट हेड सैलरी, सेकेंड हेड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड head is business and profession, next is capital gain, and last is other sources. When you add all the heads of income, answer that you get is gross total income, और gross total income में से आप लोगों को मिलते हैं डिडक्शन। पहले तो मिलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, दैट इज 80C से लेके 80U के डिडक्शन, और दूसरा दोस्तों आपको मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए। दोस्तों, ये जो 10 डबल ए है वो क्या है, आपका डिडक्शन है, और उसके बाद जो आंसर आएगा दैट इज योर नेट टोटल इनकम। सो ये डिडक्शन जो दिया गया है अंडर सेक्शन 10 डबल ए वो हम लोगों को डिस्कस करना है। अब दोस्तों, 10 डबल ए का जो डिडक्शन है ये आपको तभी मिलता है व्हेन यू स्टार्ट अ यूनिट इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप अगर SEZ एरिया के अंदर क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपको सेक्शन नंबर 10 डबल ए जो है उसका डिडक्शन मिलता है। सो यहां पे देखो क्या लिखा है, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब डिडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। Deduction is available to all categories of assessee who derive any profits and gains from undertaking being a unit engaged in manufacturing or production of articles. So, अभी अगर आपने अपना यूनिट स्टार्ट किया, कहां पे यूनिट स्टार्ट किया है, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो हम आप लोगों को 10 डबल ए के अंदर क्या देने वाले हैं, डिडक्शन देंगे। अब एक दो चीजें सिर्फ बराबर से समझो। यहां पे मैं आप लोगों को मॉड्यूल जो है वहां से एक दो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो लिखा है, डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल द कैटेगरीज ऑफ असेसी हु डिराइव एनी प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम अंडरटेकिंग बीइंग अ यूनिट एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज। सच assessee should be an entrepreneur referred to in section 2J of SEZ Act 2005. That is a person who has been granted a letter of approval by the Development Commissioner under section 15 subsection 9 of the said Act. So, अगर आप SEZ में अपना एक यूनिट स्टार्ट करोगे तो सेक्शन 10 डबल ए एप्लीकेबल होगा, लेकिन पहले तो आप कौन होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर होने चाहिए एज पर SEZ Act 2005। एंड सेकेंडली आपको एक लेटर ऑफ अप्रूवल मिलना चाहिए फ्रॉम अ डेवलपमेंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 15(9) ऑफ द एक्ट। अब दोस्तों, मेरे लिए ये फर्स्ट पॉइंट यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको मॉड्यूल से रीड करवा रहा हूं। द डिडक्शन वुड बी अवेलेबल टू एन अंडरटेकिंग विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। डिडक्शन मिलेगा, पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, इट हैज बिगिन टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल्स और थिंग्स or provide any service in SEZ during the previous year relevant to the assessment year 6-7 or any subsequent assessment year but not later than assessment year 2021. So दोस्तों, ये जो डिडक्शन है असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड्स, उसके बाद से अवेलेबल नहीं है। नॉट लेटर देन मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर इज 2021, sorry, last previous year is 1920, last previous year is 1920, assessment year is 2021. so assessment year 2021 तक ही ये प्रोविजन अवेलेबल है। तो अब फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट अगर कोई पर्सन SEZ एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, कैन आई से दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। बट अगर किसी ने ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा तो ये प्रोविजन आज भी अप्लाई हो रहा होगा। बस एक नीचे जो मैंने यहां पे एक नीचे एक पॉइंट दिया है ना, उसके लिए ही मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझो। हावेवर, इन केस वेयर द लेटर ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ SEZ Act 2005 हैज बीन इशूड ऑन और बिफोर 31st March 2020 and the manufacturing production of articles or things
of providing services has not begun on or before 31st March 20, then the date of manufacture or production of articles or things or providing service has been extended to 31st March 21 and such other date after 31st March 21 as may be notified by central government. So अगर आपको ये लेटर ऑफ अप्रूवल जो है वो आ चुका है, कब तक आ चुका है? 31st मार्च 20 तक, बट 31st मार्च 20 तक आपने अपना अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी वो डेट को उन्होंने एक्सटेंड कर दी है कि नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट कर दो तो भी हम आपको बेनिफिट देंगे। और वही चीज का यहां पे देखो एक छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैंने नोट्स में क्या किया है, मैंने नोट्स में डायरेक्टली लिखा है डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अवेलेबल only if SEZ unit has received the necessary approval up to 31st March 2020 and begins manufacture or providing of articles or a thing or providing any services up to 31st March 21. So approval आ जाना चाहिए ये डेट तक, मैन्युफैक्चरिंग ये डेट तक स्टार्ट कर दोगे तो भी चलेगा, तो भी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। So अब डिडक्शन क्या है? तो डिडक्शन ये है कि आपको जो भी एक्सपोर्ट करने के वजह से प्रॉफिट्स आएंगे, आपको जो भी एक्सपोर्ट करने के वजह से प्रॉफिट्स आएंगे ना दोस्तों, पहले 5 साल के लिए फ्रॉम ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 5 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज अलाउड एज डिडक्शन। 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज अलाउड एज डिडक्शन। ये पहले 5 साल के लिए रूल है। नेक्स्ट 5 इयर्स जो है, नेक्स्ट 5 इयर्स मतलब ईयर नंबर 6 से लेके ईयर नंबर 10 तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का हम आपको डिडक्शन देंगे। और इसीलिए सेक्शन का नाम देखो क्या लिखा है, टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या कि अगर तुम एक्सपोर्ट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो तुम्हें पहले 5 साल तक टैक्स उस पर पे ही नहीं करना है, तुम्हें टैक्स में से छुट्टी है। पहले 5 साल 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का क्या दे देंगे हम तुम्हें, डिडक्शन। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए हम तुम्हें 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन देंगे। और जो थर्ड 5 इयर्स है, दैट इज 11th ईयर से लेके 15th ईयर, 11th ईयर से लेके 15th ईयर, अमाउंट ट्रांसफर्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट को कंपेयर करो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, विच एवर इज लोअर, उतना हम आपको डिडक्शन देंगे। सो आपको जो डिडक्शन मिलेगा फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एंड थर्ड 5 इयर्स के लिए अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, विच एवर इज लोअर। और ये वाला जो डिडक्शन है ये नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115 BAC। अंडर सेक्शन 115 BAC हम आपको ये वाला डिडक्शन नहीं देंगे। बट याद रखना आपको सिर्फ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का ही डिडक्शन मिलेगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट एक्सपोर्ट प्रॉफिट? तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन SEZ एरिया। जो SEZ एरिया में यूनिट है उसका प्रॉफिट कितना है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ SEZ यूनिट। इन शॉर्ट अपन प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। सो अगर आपका SEZ एरिया के अंदर यूनिट है दोस्तों, SEZ एरिया के अंदर यूनिट है आपका, तो आपने जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर अचीव किया होगा उस पे जो प्रॉफिट आएगा उसका ही डिडक्शन मिलेगा। SEZ यूनिट जो है आपका, अगर डोमेस्टिक एरिया में कुछ सेल्स हुआ है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है दोस्तों, वो चीज ध्यान में रखना। अब आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, प्रॉफिट ऑफ SEZ यूनिट इज 300 lakhs, एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 600 lakhs एंड टोटल टर्नओवर ऑफ SEZ यूनिट इज 1000 lakhs। आपको टोटल टर्नओवर दिया है, आपको टोटल प्रॉफिट दिया है, आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया है। अब ये 3 चीजों के बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट व्हाट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रॉफिट इज 300 lakhs मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर।
तो ये आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट हो चुका, और जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 100% डिडक्शन, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 50% डिडक्शन, और थर्ड 5 इयर्स के लिए अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। अब दोस्तों, अब यहां पे लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है ये 600 lakhs, ये एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है, आपने जो भी चीजें एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्ट, तो पहले तो हम एक्सपोर्ट टर्नओवर में उतना ही अमाउंट लेंगे जितना आप लोगों को रिसीव हो चुका है। कब तक रिसीव हो चुका है? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस 6 months, मतलब असेसमेंट ईयर जब ये स्टार्ट हुआ, असेसमेंट ईयर के 6 महीने कंप्लीट हुए, तब तक आपको जितना भी अमाउंट ये 600 lakhs में से मिल चुका है, उतना ही अमाउंट हम एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेंगे। मतलब समझो आपने 600 lakhs के गुड्स बेचे हैं इन दिस प्रीवियस ईयर, लेकिन ये प्रीवियस ईयर प्लस 6 months और असेसमेंट ईयर के 6 months और, तब तक आपको सिर्फ इसमें से 500 lakhs ही इंडिया में आया है, 500 lakhs ही इंडिया में रिसीव हुआ है, तो आपको इधर फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त 500 lakhs लेना पड़ेगा, 500 lakhs लेना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त। और एक चीज, अगर समझो आपको कुछ अमाउंट मिला नहीं है इंडिया में, अगर आपको कुछ अमाउंट मिला नहीं है इंडिया में, लेकिन क्या हुआ है कि आपने आउटसाइड इंडिया एक बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया है, और वो पैसा जो है, वो बैंक अकाउंट जो है इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, तो उसको भी आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट करोगे। इसका मतलब देखो 500 lakhs तो इंडिया में आ चुका है, वो तो एक्सपोर्ट टर्नओवर है ही, प्लस अगर समझो ये 100 lakhs जो बच गया, उसमें से 50 lakhs आउटसाइड इंडिया ऐसे बैंक अकाउंट में पड़ा है, ऐसे बैंक अकाउंट में पड़ा है विच इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, तो भी आपका वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट हो जाएगा, और आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना हो जाएगा? 550 lakhs। सो देखो, एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस कंसिडरेशन is received within 6 months from the end of the previous year. Any amount credited to a separate account maintained outside India approved by RBI is also considered as export turnover. तो उसको भी हम export turnover consider करेंगे। फिर next point क्या आ रहा है? तो next point जो है ना, next point, इसमें याद रखना कि export turnover does not include freight, insurance, telecommunication charges, expenses incurred in foreign exchange in rendering services outside India, cash compensatory support, duty drawback and profit on sale of import entitlement license. क्या लिखा है? एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड, और यहां पे आप एक लाइन ऐड कर दो, इवन टोटल टर्नओवर does not include same thing. Total turnover also does not include all these things. That is freight, insurance, telecommunication charges. ना तो ये एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा, ना तो ये टोटल टर्नओवर में आएगा। मतलब क्या, अगर समझो आप गुड्स बेच रहे हो, तो आप अपने कस्टमर से फ्रेट चार्ज कर रहे हो, इंश्योरेंस चार्ज कर रहे हो, तो ये सब चीजें जो है दोस्तों, वो सब आपके टर्नओवर में काउंट नहीं करना है। टर्नओवर में से ये सारी चीजों को एक्सक्लूड कर देना है। आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी नहीं आएगा, प्लस आपके टोटल टर्नओवर में भी नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, this business should not be formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence. So it should not be formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence. So ये क्या है, आप याद करो, आपको मैंने सेक्शन 35 AD में क्या सिखाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये एक नया बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। सेकेंड, आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो यूज करोगे, ओल्ड मतलब सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ट्राई टू रिकलेक्ट 35 AD में अपन ने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यस दोस्तों, वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बस उसमें और एक चीज याद करो कि अगर आपने कोई भी मशीन इंपोर्ट की है, आप अगर उसके इंडिया में फर्स्ट यूजर हो और उस पर किसी ने भी अभी तक डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं किया है,
डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं किया है, अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है, सच मशीनरी इज कंसिडर्ड एज न्यू मशीनरी। सच मशीनरी इज कंसिडर्ड एज न्यू मशीनरी। सो वो चीज ध्यान में रखना, सेम पॉइंट अपन ने 35 AD में पढ़ा था। नेक्स्ट आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग इज कंपलसरी। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर द असेसी शुड फर्निश अ रिपोर्ट फ्रॉम अ सीए बिफोर द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AB। ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, और ऑडिट रिपोर्ट की डेट याद करो, इट इज 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। तो रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है उसके 1 महीना पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। पहले तो आपका जो थर्ड 5 years है, ये वाला थर्ड 5 years, ये जो थर्ड 5 years में आपको डिडक्शन मिलता है, देयर इज वन कंडीशन अटैच टू इट, दैट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। So you transfer amount to this account, compare with 50% of export profit, whichever is lower is allowed as a deduction. Now understand friends, ये जो amount आपने deposit किया in a special economic zone reinvestment reserve account, अब ये amount का करना क्या है? ये amount का क्या करना है? तो ये जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, यू शुड यूटिलाइज दिस अमाउंट फॉर अक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी। यस फ्रेंड्स, आपको किस पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा? फॉर अक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर करने के लिए यूज करना पड़ेगा, एंड इट शुड बी अक्वायर्ड, देखो, इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर अक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, एंड इट शुड बी पुट टू यूज विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिजर्व इज क्रिएटेड। जिस साल में रिजर्व बना वो ईयर के एंड में जाओ, वहां से 3 साल काउंट करो, तब तक आपको ये पैसा यूज करना है फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और जब तक आप अपना प्लांट एंड मशीनरी खरीदते नहीं हो, तब तक आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में यूज करना है, बट एंड यूज याद रखना, एंड यूज जो है वो होना चाहिए फॉर प्लांट एंड मशीनरी ओनली। एंड यूज जो है वो होना चाहिए फॉर प्लांट एंड मशीनरी ओनली, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में यूज होना चाहिए। एंड यूज, जब तक प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदते हो, बिजनेस में यूज करते जाओ। और जब आप बिजनेस में यूज करोगे तो ये 3 चीजों के लिए यूज मत करना। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिट्स, और फॉर रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया एज प्रॉफिट्स, और फॉर क्रिएशन ऑफ एनी असेट आउटसाइड इंडिया। ये 3 चीजों के लिए ये यूज नहीं होना चाहिए रिजर्व। ये 3 चीजों के लिए यूज नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने बिजनेस में यूज करो, चलेगा, बट फाइनल यूज 3 साल के अंदर कहां पे कर देना है? फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लस आपको स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स मस्ट बी फर्निश्ड अलोंग विथ रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ साथ आपको कुछ डिटेल सबमिट करनी पड़ती है, तो वो भी सबमिट करना पड़ेगा। मेन पॉइंट यहां पे ये याद रखना है दोस्तों, कि वो पैसा जो गया इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, उसका करना क्या है? तो वो जो पैसा गया है कहने से उसको आपको यूज करना है अपने बिजनेस में। फाइनल यूज होना चाहिए फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपको परचेस कर लेनी है और उसको यूज करना स्टार्ट कर देना है अप टू 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिजर्व इज क्रिएटेड, और ये 3 पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। अब अगर आपने पैसा यूज ही नहीं किया ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, या फिर आपने यूज किया लेकिन ये पर्पस के लिए किया, तो जब ये पर्पस के लिए करोगे ना तो इट इज अ केस ऑफ मिस यूटिलाइजेशन, और यूज किया ही नहीं तो इट इज अ केस ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन। सो यहां पे देखो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अगर आपने पैसा वेयर एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू SEZ is utilized for non-specified purpose। non-specified मतलब क्या? ये 3 पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रॉन्गली यूटिलाइज्ड। टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रॉन्गली यूटिलाइज्ड, एंड वेयर एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू SEZ RRA अकाउंट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड टिल द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। आपने 3 साल तक यूज नहीं किया, तो टैक्सेबल इन द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 3 years। जैसे ही 3 साल खत्म हो जाएंगे, चौथे ईयर में टैक्स लग जाएगा। 4th ईयर में क्या लग जाएगा दोस्तों? टैक्स। चलो अब कुछ पॉइंट्स है जो मैंने Q&A फॉर्मेट टाइप में दिया हुआ है।
वुड ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्वालिफाई एज एन एक्सपोर्ट एक्टिविटी फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 10AA? मतलब क्या आप क्लाइंट के प्लेस पे जाके आउटसाइड इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो क्या हम उधर भी आपको टैक्स बेनिफिट देंगे अंडर सेक्शन 10AA? पढ़ो, द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड अब्रॉड एट अ क्लाइंट्स प्लेस वुड बी एलिजिबल फॉर सच बेनिफिट बिकॉज दिस वुड अमाउंट टू डीम्ड एक्सपोर्ट. नेक्स्ट, would tax benefit under section 10AA continue to be available in case of slum sale of the unit? SEZ में आपका यूनिट है, उसका स्लम सेल हो गया, स्लम सेल हो गया तो आपको क्या 10AA का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहां पे उन्होंने बोला है कि अगर वो प्योरली स्लम सेल है, स्लम सेल, तो यस मिलेगा. बट यस आप देखो तो टोटल जो आपको बेनिफिट मिलता है वो 15 साल के लिए मिलता है. पहले 5 साल 100%, फिर 50% और 50% और अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट. तो आप पढ़ोगे तो उन्होंने वही बोला है कि जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड होगा उतने के लिए वो सामने वाले को मिलेगा. सो अगर समझो कि स्लम सेल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया और मिस्टर ए ने 8 साल डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो उसको फिर 7 साल ही मिलेगा. सो आप लोग ये पूरा यहां पे रीड कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर है जो मैंने यहां पे आपको थर्ड पॉइंट करवाया. वुड रिसीट्स फ्रॉम डेप्यूटेशन ऑफ टेक्निकल मैन पावर फॉर सच ऑन साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अब्रॉड एट क्लाइंट्स प्लेस वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 10AA? आंसर इज यस. नेक्स्ट क्या है, पढ़ो. कैन टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 10AA बी एंजॉयड by an eligible SEZ unit consequent to its transfer to another SEZ? एक SEZ जो यूनिट है वो अगर दूसरी SEZ यूनिट में मर्ज हो जाती है या ट्रांसफर हो जाती है तो टैक्स हॉलिडे शुड नॉट बी डिनाइड merely on the ground of physical relocation of eligible SEZ unit from one SEZ to another. Benefit is allowed for unexpired period. So benefit आपको मिलेगा. Next, is it necessary to have a separate master service agreement for each work contract? क्या ऐसा जरूरी है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट मास्टर सर्विस अग्रीमेंट हो? तो आंसर इज नो, ऐसा कंपलसरी नहीं है. सो ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो यहां पे सब दिया हुआ है आप लोगों को. एज पर द प्रैक्टिस प्रिविलेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री जनरली 2 types of agreement are entered. One, master service agreement, which is an initial general agreement between foreign client and the Indian software developer setting out the broad and general terms and the conditions of the business under the umbrella of which specific and individual statement of works are formed. This statement of works in fact enumerate the specific scope and the nature of the task or a project that has to be rendered by a particular unit under the overall ambit of the master service agreement. The tax benefit under section 10AA would not be denied merely on the ground that a separate and a specific MSA does not exist for each statement of work. The SWA would normally prevail over the MSA. सो कोई ऐसा हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट मास्टर अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है. और लास्ट देखो एक केस लॉ दिया हुआ है दोस्तों आपको. इसमें क्या हुआ था, इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन सोनली रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ द असेसी. सी आप चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन गेन हो सकता है. गेन, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन अगर गेन हुआ, तो अगर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन गेन हुआ तो क्या उस पे आपको 10AA का बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर इज यस, आपको मिलेगा. ये सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले केस के अंदर जजमेंट दिया था. इन ऑर्डर टू अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, बेनिफिट अर्न्ड बाय द असेसी डिराइव्ड बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपोर्ट मेड बाय द असेसी इज कंसिडर्ड. The exchange value based on upward or downward of the rupee value is not in the hands of assessee. The assessee does not determine the exchange value of the Indian rupee. Therefore, when the fluctuation in foreign exchange rate was solely relatable to the export business and the higher value was earned by virtue of such export carried out by the assessee, the deduction under 10AA would be available in respect of such foreign exchange gains. सो दोस्तों ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 10AA जो है वो कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट आप देखोगे तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं विथ
मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो वो सेक्शंस जो है उसके लिए ही आपको पहले 10AA का यू कैन से प्रोविजन सिखाया गया है। सो आगे देखो ये वीडियो के अंदर वी विल स्टार्ट विथ मैट एंड एएमटी। अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स चैप्टर का। दोस्तों आप लोगों ने अभी सेक्शन नंबर 10AA जो है वो रिवाइज कर लिया है, अभी अपन मैट जो है उसको रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है उसके प्रोविजंस रिवाइज करेंगे। अब दोस्तों पहले तो ये समझो कि मैट के प्रोविजंस और एएमटी के जो प्रोविजंस हैं वो क्यों बनाए गए थे। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने सेक्शंस बनाए लाइक 10AA या फिर 80IA, IB, IC, ID, ऐसे सारे बेनिफिट्स बनाए और ये बेनिफिट्स बना के गवर्नमेंट ने असेसी को बोला कि हम तुमसे 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, हम तुमसे नेक्स्ट 5 साल तक 50% टैक्स लेंगे या 25% टैक्स लेंगे। तो ऐसे सारे सेक्शंस जो है ये बना के गवर्नमेंट ने असेसीज जो है उनको पहले तो रिलीफ दी, बोला कि तुम भाई टैक्स मत भरो, जाओ तुम्हारे मजे ही मजे हैं। सो असेसी ये सारे सेक्शंस हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तुम लोगों को हम बेनिफिट देना चाहते हैं, तो चलो तुम लोग को 5-5 साल 10-10 साल तक हम टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं, टैक्स में से आप लोगों को छुट्टी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले तो ये सारे सेक्शंस बना के असेसीज को बेनिफिट दिया और फिर लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया पता है, ये सारे बेनिफिट्स लेना स्टार्ट कर दिए और जो लोग ये बेनिफिट्स लेते थे समझो 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं और टैक्स के नाम पे कुछ नहीं पे कर रहे हैं, टैक्स के नाम पे कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट को लगा यार हमने तो प्रोविजंस बना दिए और अब लोग बेनिफिट लेते जा रहे और यू कैन से टैक्स तो भर ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट लेके आए एक कॉन्सेप्ट, क्या, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का, और लोगों को बोला कि अब तुम्हें मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भरना पड़ेगा, बट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के उन्होंने प्रोविजन बनाए ओनली फॉर कंपनीज। ये प्रोविजन सिर्फ कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, तो अदर देन कंपनीज के लिए उन्होंने ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस बनाए हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस बनाए फॉर अदर देन कंपनीज। कंपनीज छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी लोग बच गए उनके लिए एएमटी है और कंपनी के लिए एमएटी है, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। और गवर्नमेंट ने यहां पे प्रोविजन बना के क्या बोला कि हम एक ऑल्टरनेट वे से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आप जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो वो तो करते ही जाओ, बट हम एक ऑल्टरनेट वे से टैक्स कैलकुलेट करेंगे और ऑल्टरनेट वे से अगर आपको टैक्स भरने को आया वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल रूट, तो आपको ऑल्टरनेट वे से टैक्स भरना पड़ेगा। सो 2 चैप्टर्स बनाए, एक है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और एक है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है वो किसके लिए बनाया गया है, कंपनी के लिए, और एएमटी जो है वो किसके लिए बनाया गया है, अदर देन कंपनी के लिए। सो अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ये 2 चैप्टर बना रहे हैं, आप जो नॉर्मली अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो वो तो करते ही जाओ, बस ये जो ऑल्टरनेट मेथड हम दे रहे हैं उसके हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करो। अब अगर आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स 10 लाख आ रहा है और एएमटी या मैट के हिसाब से आपका टैक्स 15 लाख आ रहा है, तो आपको 15 लाख भरना पड़ेगा, मिनिमम इतना तो भरना ही पड़ेगा। तो फिर लोगों ने बोला यार ये तो आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, एक साइड से आप हमें बेनिफिट दे रहे हो और दूसरे साइड से आप हमसे वही बेनिफिट ले रहे हो ये चैप्टर बना के। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हम आपको बेनिफिट तो देना चाहते हैं। आप अभी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो जो 10 लाख आ रहा है और मैट या एएमटी के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो जो 15 लाख आ रहा है। आप 15 लाख भर दो, अभी आप 15 lakhs जो है वो भर देना अभी, और जो आपने एक्स्ट्रा 5 लाख भरा है ना, जो आपने एक्स्ट्रा 5 लाख भरा है ना, वो 5 लाख का हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे जो तुम कल उठ के सेट ऑफ कर सकते हो फॉर 15 years, 15 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर इसमें गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो मैट करके चैप्टर है और एएमटी करके चैप्टर है, इसमें गवर्नमेंट का फायदा सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके कि उनको जो टैक्स बाद में मिलने वाला था वो टैक्स अभी मिल चुका है, वो टैक्स अभी मिल चुका है। सो समराइज कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने हम लोगों को ये सारे बेनिफिट्स दिए,
बेनिफिट्स देने के चक्कर में गवर्नमेंट का नुकसान होना स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट ने मैट और एएमटी बना दिया और बोला कि हम अल्टरनेट वेज से आपसे टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप क्या करो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो, अल्टरनेट वे के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो, और जो भी आपका टैक्स हायर आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपने अल्टरनेट मेथड के हिसाब से टैक्स पे किया क्योंकि वो हायर आ रहा था, तो जितना आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोविजन, उसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर 15 ईयर्स। अब देखो यहां पे सेक्शन आ रहा है 115JB। 115JB में क्या लिखा है कि एज पर सेक्शन 115JB कंपनीज हैव टू पे टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स और 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, ये आपको मैट देना पड़ेगा। इन दोनों में से विच एवर इज हायर दैट इज योर बेसिक टैक्स। सरचार्ज लगेगा इफ एप्लीकेबल, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा आएगा ही। सरचार्ज डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, और जब तुम मैट रूट के अंदर देखोगे ना, मैट रूट के अंदर, तो आपको बुक प्रॉफिट देखना है कि आपका बुक प्रॉफिट कितना है। अब कंपनीज के केस में आप याद करो तो जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो 7% सरचार्ज, 10 करोड़ से ज्यादा होगी तो 12% सरचार्ज, फॉरेन कंपनी को 2% एंड 5% है। फॉरेन कंपनी को 2% एंड 5% है। सो पहले तो आप टैक्स निकालो एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंड फिर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट निकालो। ये दोनों में से जो हायर आया दैट इज योर बेसिक टैक्स। सरचार्ज अगर अप्लाई हो रहा है तो वो ऐड करो, एचईसी तो हमेशा ऐड होगा ही। अब अपने को यहां पे मेन क्या सीखना है, तो अपने को सीखना है कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। अपने को सीखना है कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट की जो बुक प्रॉफिट है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सो यहां पे देखो क्या लिखा है कि आप लोगों को स्टार्ट कहां से करना है, तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो कंपनीज एक्ट का, वहां से आपको स्टार्ट करना है। वहां से आप लोगों को स्टार्ट करना है, वो चीज ध्यान में रखना। आपको प्रॉफिट लेना है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का जो आपका पीएनएल अकाउंट है उसमें जो प्रॉफिट दिया गया है वहां से आपको स्टार्ट करना है। वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। एंड ये पीएनएल अकाउंट शुड बी दी सेम एज लेड इन एजीएम। मतलब जो आप शेयर होल्डर्स के सामने एजीएम में पीएनएल अकाउंट रखने वाले हो, कहने से वही पीएनएल अकाउंट से आपको स्टार्ट करना है। वही पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया हुआ है उससे आपको स्टार्ट करना है। अब ध्यान से सुनना, ये एजीएम वाला ही पीएनएल क्यों लेना है, क्योंकि एजीएम वाले पीएनएल में आप हमेशा प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा दिखाओगे, क्योंकि ये पीएनएल शेयर होल्डर के सामने जाने वाला है। सो आपको वही पीएनएल अकाउंट लेना है जो एजीएम में आप शेयर होल्डर के सामने रखने वाले हो। वो पीएनएल के हिसाब से जो प्रॉफिट आया दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ देयर आर सम पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स, देयर आर सम नेगेटिव एडजस्टमेंट। वो पॉजिटिव और नेगेटिव एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो, यू विल गेट बुक प्रॉफिट। अपने को बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो ध्यान में रखना। अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है दैट इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट अपने को लेना है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज है, ये लोग ने क्या बोलना स्टार्ट किया था पता है? हमें तो मैट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैट? क्योंकि हमें शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट हमें अप्लाई नहीं होता, इसलिए हमें मैट नहीं लगेगा। तो इसीलिए एक प्रोविजन बनाया, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आप लोगों के लिए भले ही शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं है, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, then they shall prepare its statement of profit and loss in accordance with the provisions of the act governing such companies। तो जो भी आप लोगों का पीएनएल बनेगा आपके एक्ट के हिसाब से, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सो ये लोग ने ये बोलना स्टार्ट किया था कि हमें तो मैट नहीं लगेगा क्योंकि हमें शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता है। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया, भले ही तुम्हें शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होगा तो भी तुम्हें मैट तो लगेगा, और तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा एज पर द पीएनएल अकाउंट विच यू विल प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ विच इज एप्लीकेबल टू यू ऑल। अब क्वेश्चन आता है, सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव एडजस्टमेंट्स क्या क्या है? तो ये देखो यहां पे आपको मस्त एक टेबल बना के पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। आप देखोगे तो रेड में जितनी भी एडजस्टमेंट्स हाईलाइट की गई है, रेड में वो सब पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स है, और ग्रीन में जो है वो सब नेगेटिव एडजस्टमेंट्स है। और दोस्तों जो भी कनेक्टेड एडजस्टमेंट्स है वो देखो आपको साथ में दिखेगी, वो सारी कनेक्टेड एडजस्टमेंट्स आपको साथ में दिखेगी। सो अब देखो
पर्टिकुलर्स कॉलम एंड अमाउंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो शेड्यूल 3 का जो आपका पीएनएल अकाउंट है उसके हिसाब से जो आपको प्रॉफिट आएगा दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। सो नेट प्रॉफिट लेना है एज पर पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सो नेट प्रॉफिट ले लो एज पर पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब उसमें आप लोग कुछ चीजें ऐड करो और कुछ चीजें क्या करो दोस्तों, लेस करो। तो अब वो ऐड लेस ऐड लेस ऐड लेस ऐड लेस हम लोगों को सीखना है। याद रखना एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको वही चीजें ऐड और लेस करनी है जो यहां पे दी गई है। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आप अपना कोई भी दिमाग मत चलाना दोस्तों, आपको उतनी ही एडजस्टमेंट्स करनी है जो यहां पे दी गई है। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट अपना दिमाग चला के नहीं करनी है। पहला एडजस्टमेंट देखो, पहले तो ऐड करना है। ऐड क्या ऐड करना है, इनकम टैक्स पेड और पेएबल। तो इनकम टैक्स आप ऐड कर दीजिए, उसका कोई भी प्रोविजन अगर बनाया होगा तो वो भी ऐड कर दीजिए। विच इंक्लूड सरचार्ज डीडीटी, डीडीटी इज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर इनकम टैक्स पीएनएल में डेबिट हो चुका है या उसका प्रोविजन डेबिट हो चुका है, सरचार्ज डीडीटी एचईसी इंटरेस्ट ये सब डेबिट हो चुका है, तो उतनी ही चीजों को ऐड करना। देखो कहीं पे भी यहां पे पेनल्टी वर्ड नहीं है, पेनल्टी वर्ड नहीं है, वो चीज ध्यान में रखना दोस्तों। इतनी ही एडजस्टमेंट्स करनी है, इसके अलावा और को नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त इतनी ही एडजस्टमेंट्स करनी है जो अभी अपन सीखने जा रहे हैं। तो पहली एडजस्टमेंट में इनकम टैक्स ऐड करो, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करो, सरचार्ज डीडीटी एचईसी एंड अपना इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट। सरचार्ज डीडीटी एचईसी इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट के इंटरेस्ट। पेनल्टी वेनल्टी ऐड मत करते बैठना दोस्तों, इतनी ही चीजें ऐड करनी है, वो दिमाग में डाल दो आप लोग। चलो उसके बाद आ रहा है 2 क्लॉज, एक ऐड करना है और एक लेस करना है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, अमाउंट कैरीड टू एनी रिजर्व, मतलब अगर आपने कोई भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, अगर आपने कोई भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा उसको ऐड बैक कर दो। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहां पे समझो कि एक पीएनएल अकाउंट मैंने दिया और पीएनएल अकाउंट में यहां पे लिखा है अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और फिर आपको नेट प्रॉफिट आया है। तो ये नेट प्रॉफिट के अंदर ये अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है वो क्या कर देना, ऐड बैक। ये ऐड कर देना दोस्तों, कोई भी अमाउंट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा यू ऐड बैक। अच्छा लेकिन अब ध्यान दो, अब समझो आपको यहां पे एक पीएनएल अकाउंट दिया है और यहां पे लिखा है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व। आपने विड्रॉ किया है अमाउंट जनरल रिजर्व से, तो जब आपको यहां पे अब नेट प्रॉफिट दिया होगा ना, यहां पे नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट के अंदर ये रिजर्व वाला अमाउंट इंक्लूडेड है ना, तो अब लेस कर देना अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व क्या कर देना, लेस कर देना। अब सो अगर आपने पहले रिजर्व बनाया है तो उसको ऐड कर दो, अभी आप विड्रॉ करोगे तो उसको लेस कर देना। क्यों ऐसा सर, तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, जब आपने बनाया था रिजर्व तब आपने ऐड कर दिया, मतलब आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए, मतलब ये अमाउंट पे ऑलरेडी आपको यहां पे टैक्स आ चुका है। अब जब टैक्स आ चुका है तो जब आप विड्रॉ करोगे तो थोड़ी हम वापस से आपको टैक्स लगाने बोलेंगे। जब आप वापस से विड्रॉ करोगे तो इसमें इंक्लूडेड है ना, तो इसीलिए हम हटा रहे हैं ताकि क्या हो जाए, डबल टैक्स ना हो दोस्तों, आपको 2 बार टैक्स ना लगे, इसीलिए हम इसमें से हटा रहे हैं। सो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व को अपन हटा देंगे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। सो ये तो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, इसी रीजन के वजह से हम लोग लेस कर रहे हैं। सो ये देखो क्लॉज 1, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व उसको लेस करना है, अमाउंट कैरीड टू रिजर्व ऐड करना है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व लेस करना है। अब ये नोट है ना, ये नोट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बराबर से समझना। अब है ना, एक कंपनी ने क्या किया, ध्यान से सुनो,
कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस की, परचेस। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट परचेस की तो एक एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास की 5 लाख रुपए की, ठीक है। 5 लाख पे इन्वेस्टमेंट को परचेस किया है, रिकॉर्ड किया, और परचेस के वक्त ये एंट्री पास हो गई कंपनी के बुक में। अब कंपनी ने यही वाली इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है, सेल 6 लाख में। अब 6 लाख में सेल की तो क्या एंट्री आना चाहिए? बैंक में पैसा आएगा 6 लाख, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 लाख, टू प्रॉफिट ऑन सेल 1 लाख रुपीस। ये आपकी सेकेंड एंट्री आनी चाहिए। ये आपकी कौन सी एंट्री आनी चाहिए? सेकेंड एंट्री आनी चाहिए। और उसके बाद थर्ड एंट्री क्या आनी चाहिए? प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। मतलब आप ये प्रॉफिट को पीएनएल में शिफ्ट कर रहे हो 1 लाख रुपीस। तो देखो, पहले आपने एंट्री क्या पास की? तो पहले आपने एंट्री पास की इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, फिर आपने वही इन्वेस्टमेंट को बेचा। तो आपकी सेकेंड एंट्री क्या आनी चाहिए? तो आपकी सेकेंड एंट्री आनी चाहिए बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल, एंड फिर प्रॉफिट एंड सेल ट्रांसफर हो जाना चाहिए टू पीएनएल अकाउंट। और आपके पीएनएल अकाउंट में इधर आना चाहिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ये होना चाहिए था, ये इस तरह से होना चाहिए था। अब है ना, कंपनीज जो है ना, कंपनीज टैक्स बचाने के लिए एक डूबियस मेथड फॉलो करती थी। डूबियस मतलब इम्प्रॉपर मेथड, डूबियस मेथड, इम्प्रॉपर मेथड फॉलो करती थी। कैसे? यह होना चाहिए था जो मैंने अभी लिखा है। कंपनी देखो टैक्स किस तरह से बचाती थी। पहले खरीदा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर, ये 5 लाख में खरीदा। अब देखने जैसा पॉइंट है। फिर दूसरा एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल, बेचा 1 लाख। फिर तीसरा एंट्री पास किया, प्रॉफिट ऑन सेल टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1 लाख। मतलब ये प्रॉफिट को पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, और फिर चौथा एंट्री पास किया, जनरल रिजर्व टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख 1 लाख। मतलब अब आपके पीएनएल में क्या दिखेगा पता है? इधर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व 1 लाख। और जब आपको ये दिखेगा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व और फिर नेट प्रॉफिट आया होगा, तो आप क्या करोगे? ये नेट प्रॉफिट में से ये 1 लाख को लेस कर दोगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को यहां पे सिखाया क्लॉज नंबर 1 में क्या लिखा है कि जो भी अमाउंट विड्रॉ करोगे उसको लेस करना है। तो ये तो कंपनी ने देखो किस तरह से प्लानिंग किया, और अब कंपनी बोल रही है कि मैं तो 1 लाख रुपया लेस कर दूंगी, जबकि ये 1 लाख रुपया लॉजिकली तो लेस नहीं होना चाहिए, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए आपका। बट ये लोग ने पहले एंट्री पास कर दी जनरल रिजर्व में, और फिर जनरल रिजर्व से इधर शिफ्ट कर दिया। सो ये डूबियस मेथड है, सिर्फ बुक प्रॉफिट कम करने के लिए ये मेथड बनाया गया है, और इसी रीजन के वजह से बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये नोट रेलेवेंट बन जाएगा। पढ़ो ये नोट क्या लिखा है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व और प्रोविजन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द बुक प्रॉफिट अनलेस द बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर और अ करंट ईयर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय दोज रिजर्व्स एंड प्रोविजन। इसका मतलब क्या कि क्या आपने ये रिजर्व पीएनएल को डेबिट करके बनाया था? पीएनएल में इसको डेबिट हुआ था कभी भी? तो आंसर इज नो। ये चीज जब पीएनएल में डेबिट नहीं हुई है, तो अब जब पीएनएल में क्रेडिट होगी ना, तो हम आपको लेस करने नहीं देंगे। हम आपको लेस करने तभी देंगे जब आपने वही चीज को पीएनएल में पहले डेबिट किया होगा। सो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो चुका। पहला तो था इनकम टैक्स, दूसरा जो था अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व एंड अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व। फिर अब क्या आ रहा है? अमाउंट सेट असाइड टू प्रोविजंस फॉर मीटिंग लायबिलिटीज अदर देन एसर्टेन्ड लायबिलिटीज। तो इन शॉर्ट, आप अगर प्रोविजन बनाते हो कौन सी चीज के लिए? अनएसर्टेन्ड लायबिलिटीज का प्रोविजन। अनएसर्टेन्ड लायबिलिटीज का अगर आप प्रोविजन बनाते हो तो हम क्या कर देंगे? उसको भी एड बैक। प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी को लॉस आया और आपने उसका प्रोविजन बनाया तो वो भी हम ऐड कर देंगे।
अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज, डिविडेंड जो भी पे और प्रपोज हुआ रहेगा, जो पीएनएल में जिसका इफेक्ट दिखेगा उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि आपके पीएनएल में अगर समझो इधर कोई इनकम्स आ रही है विच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 10, 11 एंड 12 में वो एग्जेम्प्ट है इनकम्स, तो ये इनकम्स जो है ना, ये इनकम्स उसको आपको लेस करना पड़ेगा और इसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। सो वो चीज यहां पे लिखी है, क्या लिखा है पढ़ो जरा। एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू एग्जेम्प्ट इनकम्स एंड इनकम्स टू विच सेक्शन 10, 11 एंड 12 अप्लाइज, तो वो इनकम्स लेस कर दो और एक्सपेंसेस जो है वो ऐड कर दो। सेक्शन 10AA इज नॉट कवर्ड, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो यही सब सेक्शंस के वजह से तो कहने से ये प्रोविजन बने हैं, ये 10AA और सबके वजह से ही तो प्रोविजन बने। तो 10AA की इनकम रहने देना, उसके एक्सपेंसेस भी रहने देना, वो बुक प्रॉफिट में आएगा, उस पे मैट लगेगा। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगर आप लोगों को शेयर मिल रहा है फ्रॉम एओपीबीओआई, इसका मतलब क्या, ये जो कंपनी है वो किसी एओपीबीओआई में मेंबर है, तो वहां से शेयर इनकम आ रही है और ये कंपनी के क्रेडिट में गई है, तो शेयर इनकम क्रेडिट में से लेस करना है और उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट में से ऐड कर देने हैं। शेयर इनकम जो है वो क्या कर देना है, लेस करना है एओपीबीओआई से। क्यों? क्योंकि जो भी शेयर इनकम मिलती है फ्रॉम एओपीबीओआई वो कंपनी को एग्जम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर कंपनी मेंबर है एओपीबीओआई में तो एओपीबीओआई टैक्स भरेगा एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, और मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे भरेगा, इसीलिए शेयर इनकम जो इसको मिलेगी कंपनी को वो एग्जम्प्ट होगी। तो इनकम हटाओ, उसके एक्सपेंसेस भी हटा दो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली टू फॉरेन कंपनीज, ये फॉरेन कंपनीज को ही एप्लीकेबल है। अब है ना, ध्यान से सुनना, फॉरेन कंपनीज जो है उनको अगर कैपिटल गेन्स की इनकम आ रही है या इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस आ रही है, जिसपे टैक्स जो लग रहा है अंडर चैप्टर 12, जिसपे जो टैक्स लग रहा है अंडर चैप्टर 12, आपने एनआर टैक्सेशन में पढ़ा था, इफ इट इज लेस देन 15%, उस पे जो टैक्स लग रहा है इज लेस देन 15%। अगर फॉरेन कंपनी को कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, एफटीएस की इनकम आ रही है जिसपे टैक्स लेस देन 15% लग रहा है, तो वो इनकम फॉरेन कंपनी के पीएनएल के क्रेडिट में होगी, उसको हटा देना और डेबिट में से उसके खर्चे भी हटा देना। डेबिट में से खर्चे हटाओ, क्रेडिट में से इनकम हटाओ। थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अगर फॉरेन कंपनी को 15% से कम ही टैक्स लग रहा है, वहां पे 15% से कम ही टैक्स लग रहा है, तो उनको अगर मैट लगाना स्टार्ट किया तो कहने से मैट विल ऑलवेज बी हायर ओनली। अरे मैट विल ऑलवेज बी हायर, फिर तो ये सारे प्रोविजंस का मतलब ही नहीं होगा फिर तो अगर एक फॉरेन कंपनी है जिनको कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड इनकम आ रही है, तो ये सारी इनकम्स जो है उस पे अगर आपको टैक्स 15% से कम लग रहा है, तो फॉरेन कंपनी आपके पीएनएल के क्रेडिट में ये सारी इनकम्स होगी तो उसको लेस कर देना और डेबिट में ये सारे खर्चे जो भी होंगे वो ऐड कर देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जब भी आपके हाथ से शेयर्स जाएंगे, शेयर्स ऑफ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल के शेयर्स जाएंगे और आपको यूनिट्स मिलेंगे ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स मिलेंगे ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो आपको याद है अपन ने एक रिट्स करके चैप्टर पढ़ा था और इनविट्स करके चैप्टर पढ़ा था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये रिट्स और इनविट्स में अपन ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा याद करो। तो आपके हाथ से शेयर्स चले जाएंगे ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल और आपको यूनिट्स मिल सकते हैं ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो जब भी आपके हाथ से शेयर्स जाएंगे ऑफ एसपीवी और यूनिट्स मिलेंगे, जब भी आपके हाथ से शेयर्स जाएंगे और एसपीवी के शेयर्स जाएंगे और यूनिट्स मिलेंगे ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, वो टाइम पे जब ये असेट एक्सचेंज हो रहे हैं, तब आपको जो भी लॉस या गेन आएगा दैट इज नोशनल, दैट इज नोशनल। तो वो नोशनल गेन या नोशनल लॉस जो आएगा उस पे हम आपको अभी टैक्स नहीं लगाएंगे। जब आप एक्चुअल में यूनिट्स बेचोगे और वो टाइम पे अगर आपको कोई लॉस आया तो वो टाइम पे हम आपको यू कैन से उसका इफेक्ट देने देंगे लॉस का, और गेन आया तो उसका इफेक्ट देने देंगे। सो इन शॉर्ट, नोशनल गेन को अभी हम टैक्स नहीं करेंगे, एक्चुअल गेन को टैक्स करेंगे। नोशनल लॉस का अभी हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे, एक्चुअल लॉस का बेनिफिट देंगे। तो ये जो आपके प्रोविजंस हैं यहां पे, ये ऐड और ये लेस, और यहां पे देखो नीचे ही ये ऐड और ये लेस। तो इसमें देखो क्या लिखा है, तो आप
आपके हाथ से जब भी क्या जाएगा, शेयर्स जाएंगे ऑफ एसपीवी, और बदले में आप लोगों को यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट्स मिलेंगे किसके, बिजनेस ट्रस्ट के। तो वो टाइम पे आपको नोशनल लॉस जो भी आएगा ना, नोशनल लॉस, एक्चुअल लॉस नहीं है, नोशनल लॉस जो भी आएगा वो सारा लॉस हम क्या कर देंगे पता है, वो हम ऐड कर देंगे। ऐड मतलब आप देखो, आपने अगर लॉस को पीएनएल में डेबिट किया होगा नोशनल, वो ऐड कर देंगे, और जब आप यूनिट्स बेचोगे तब जो आपको एक्चुअल लॉस आएगा वो हम लेस कर देंगे, वो हम लेस कर देंगे। और गेन में हम उल्टा करेंगे, अगर आपके हाथ से शेयर्स गए, किसके शेयर्स गए, ऑफ एसपीवी, और बदले में आपको यूनिट्स मिले ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो आपको जो भी नोशनल गेन आएगा, नोशनल गेन आएगा, वो अभी हम लेस करते जाएंगे। आपने अगर पीएनएल में क्रेडिट किया है नोशनल गेन, तो उसको हम लेस करेंगे, अभी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। बट जब आप यूनिट्स बेचोगे तब जो आपको एक्चुअल गेन आएगा, वो एक्चुअल गेन हम बुक प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, उस पर हम तभी टैक्स लगाएंगे। सो इन शॉर्ट, नोशनल गेन पे अभी टैक्स नहीं लगेगा, एक्चुअल गेन पे लगेगा। नोशनल लॉस का अभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्चुअल लॉस का बेनिफिट मिलेगा। सो ये चीज ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट जो रॉयल्टी इनकम आती है, रॉयल्टी इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBF। 115 BBF में जो रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल होती है, तो अगर आपको रॉयल्टी इनकम मिल रही है जो 115 BBF में टैक्सेबल है, पीएनएल के क्रेडिट में अगर आपने ये इनकम लिख दी है तो उसको आप लेस कर देना, और डेबिट में आपने जो भी एक्सपेंसेस लिखे होंगे उसको आप ऐड कर देना। क्रेडिट में एक्सपेंसेस लेस कर देना, इनकम्स लेस कर देना, और डेबिट में एक्सपेंसेस ऐड कर देना। क्यों? अरे इस पे भी है ना टैक्स 15% से कम लगता है, थोड़ा सा याद करो यार। 115 BBF में 15% से कम ही टैक्स लगता है, तो अगर आपने इस पे मैट लगा दिया तो मैट विल ऑलवेज बी हायर, मैट विल ऑलवेज बी हायर। तो इसीलिए इन्होंने बोला है इनकम भी हटा दो और एक्सपेंसेस भी हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, अरे ये बहुत मस्त एडजस्टमेंट है, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन को ऐड कर दो। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग द क्लेम ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, उसको लेस कर दो। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, उसको भी लेस कर दो। मैं तो बोलता हूं एक बार वीडियो पॉज करके ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लो, मैं आपको मस्त इसका पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला है। अभी पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो उसका एक्सप्लेन करने वाला है, तो ध्यान देना अभी दोस्तों। देखो मस्त लॉजिक है इसके पीछे, देखो लॉजिक क्या है समझना सब लोग। आप लोगों को है ना, एक मैं इधर पीएनएल अकाउंट दे रहा हूं, पीएनएल। देखो पीएनएल अकाउंट जो है उसमें यहां पे मैं इनकम लिख रहा हूं 1000, आपके सारे खर्चे आ गए समझो 300 के, और यहां पे आपका डेप्रीसिएशन आ चुका है 400 का, और फिर आपका नेट प्रॉफिट आ चुका है 300 का। अब देखो कंपनीज जो है उनको तो क्या करना रहता है, हमेशा बुक प्रॉफिट कम करने का ही सोचते हैं वो लोग, बुक प्रॉफिट जितना हो सके वो लोग कम करने का सोचते हैं। अब है ना, ये यहां पे मैं आपको दे रहा हूं कंपनी का बैलेंस शीट, ये कंपनी का बैलेंस शीट है। कंपनी के पास एक असेट है, असेट जिसकी कुछ तो वैल्यू होगी, और समझो ये असेट पे डेप्रीसिएशन आ चुका है अभी 400। लेट अस अज्यूम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 15%। 15% इज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब सबका ध्यान इधर है, बराबर से समझना, मजा आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट में। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, कंपनी को तो पर्पस क्या है कंपनी का, कि अपने को प्रॉफिट रिड्यूस करना है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये जो असेट था ना, असेट उसको रीवैल्यू किया। कंपनी ने असेट को क्या किया, रीवैल्यू, अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया है। कंपनी ने अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया है ये असेट का बाय 300 रुपीज। तो एंट्री पास हो गई, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 300, ये एंट्री पास हो गई। अब असेट की वैल्यू में 300 ऐड हो गया,
और इधर रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो खड़ा हो गया 300 का। अब क्या करना चाहिए कंपनी को? तो अब देखो, अब ये 300 से जो असेट की वैल्यू बढ़ी उस पे 15% डेप्रीसिएशन का रेट आएगा 45, तो आपका टोटल डेप्रीसिएशन हो जाएगा 445 और आपका जो प्रॉफिट था कितना 300 वो रिड्यूस होके हो जाएगा 255। पर आप अगर इधर ये डेप्रीसिएशन ऐड कर रहे हो, रीवैल्यूएशन के ऊपर जो डेप्री ऐड कर रहे हो, तो आपको लॉजिकली कहने से ये 300 का जो रिजर्व है उसमें से इधर 45 ट्रांसफर करना चाहिए। बट कंपनीज क्या करती थी? ये अमाउंट ट्रांसफर नहीं करती थी। कंपनीज ये अमाउंट ट्रांसफर नहीं करती थी। कंपनी बस एक ही इफेक्ट देती थी, क्या कि हमने 300 से असेट बढ़ाया है, वो 300 के ऊपर डेप्रीसिएशन इज 45, सो हम 45 इधर डेबिट कर रहे हैं और 255 इज योर प्रॉफिट। 255 इज योर प्रॉफिट। मतलब देखो, प्रॉफिट कम करने के लिए कंपनी ने असेट को रिवैल्यू किया है। इसी रीजन के वजह से पहले तो एक प्रोविजन बनाया गया, क्या कि यू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट विच इज 255, देन यू ऐड टोटल डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्री आप ऐड कर दो तो ठीक है, 445 हम ऐड कर देंगे एंड फिर लेस करो डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन। excluding depreciation on account of revaluation, excluding depreciation on account of revaluation मतलब 400 लेस करो। तो इन शॉर्ट आपने क्या किया पता है? 45 ऐड कर दिया और आपका प्रॉफिट वापस से वहीं का वहीं आ चुका 300। सो दिस वाज द डूबियस मेथड विच वाज फॉलोड बाय कंपनीज। दिस वॉज द डूबियस मेथड विच वॉज फॉलोड बाय कंपनीज। वो लोग रिवैल्यूएशन करके सिर्फ एक ही इफेक्ट देते थे रिवैल्यूएशन का, क्या? डेप्रीसिएशन के फॉर्म में उधर डेप्रीसिएशन डाल देते थे। डेप्रीसिएशन को वो लोग डेबिट कर देते थे, डेप्री बढ़ा देते थे ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए। और इसी रीजन की वजह से पहला ही पॉइंट आया, क्या? अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर दो। पहले तो सारा डेप्री ऐड बैक कर दो, फिर लेस करो। क्या लेस करो? डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का जो डेप्री है उसको छोड़ के बाकी का डेप्री लेस कर दो। तो इन शॉर्ट जब आप ये दो इफेक्ट दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो पता है? डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन को ऐड बैक कर रहे हो। डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन को आप ऐड बैक कर रहे हो। सो ये प्रोविजन पहले बनाया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ बराबर से समझना। अब इसके वजह से और एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? देखो, ये कंपनी है जिसकी यहां पे इनकम थी 1000, एक्सपेंसेस जो थे वो थे 300, डेप्रीसिएशन जो था वो था 400 और फिर रिवैल्यूएशन की वजह से हो गया था 45। और ये कंपनी ने अमाउंट विड्रॉ भी किया था रिवैल्यूएशन रिजर्व से 45 और कंपनी का नेट प्रॉफिट आ गया था वापस से कितना? 300। मतलब ये कंपनी ने एकदम प्रॉपर मेथड फॉलो किया है। ये कंपनी ने एकदम प्रॉपर मेथड फॉलो किया है। 45 डेबिट किया, 45 क्रेडिट किया, तो उसका इफेक्ट जीरो हो गया। वो आना ही नहीं चाहिए ना। रिवैल्यूएशन इज नॉट योर रियलाइज्ड गेन और लॉस। तो ये 45 जो है वो बराबर किया है। बट अब ये वाली कंपनीज को प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या? असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता था? वी विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट 300, देन वी विल ऐड entire amount of depreciation which is 445 and we will subtract amount of depreciation excluding depreciation on account of revaluation. So it is 300 plus 445 minus 400, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 345। प्रॉफिट हो जाएगा 345। तो ये कंपनी जो है वो असेसिंग ऑफिसर को क्या बोलती थी? अरे भाई, हमने क्रेडिट किया है रिवैल्यूएशन में से निकाल के पैसा। असेसिंग ऑफिसर बोलता था मेरे हाथ में तो उतनी ही पावर्स है जो सेक्शन 115 जेबी में दिए गए हैं, मैं उसके अलावा कुछ एडलेस नहीं कर सकता। और इसी रीजन के वजह से ये क्लॉज 2B बनाया और बोला कि जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे फ्रॉम रिवैल्यूएशन उसको भी आप लेस कर देना। So amount withdrawn from revaluation
रिजर्व को क्या कर देना, 45 को लेस कर देना, तो वापस से आप 300 पे आ जाओगे। बस ये हम आपको लेस उतना ही करने देंगे जितना उसके वजह से डेप्रीसिएशन था। रीवैल्यूएशन की वजह से जितना डेबिट हुआ था उतना ही आप अमाउंट लेस करना, मतलब अगर आपने विड्रॉ 60 किया है तो लेस 45 ही करने देंगे, लेस जो है वो हम 45 ही करने देंगे। सो जो लोग डूबियस मेथड फॉलो कर रहे थे उनके लिए ये 2 क्लॉज बना दिए, 1 और 2, और जो लोग प्रॉपर मेथड फॉलो कर रहे थे उनको ज्यादा टैक्स ना आए इसीलिए 3rd क्लॉज बनाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, जो भी आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी वो क्या कर देना दोस्तों, ऐड, और जो भी आपका डेफर्ड टैक्स असेट है उसको आप लेस कर देना। नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट। अगर आप किसी भी असेट की वैल्यू को कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो कहने से आप लोगों को वो जो वैल्यू आप रिड्यूस करोगे उसको भी यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट स्टैंडिंग इन रीवैल्यूएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी असेट। जब भी आप कोई असेट ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर कर चुके हो, उसका जो भी रीवैल्यूएशन में बैलेंस पड़ा होगा वो असेट का, उसको इधर ऐड बैक करना पड़ेगा। इसके पीछे भी मैंने आपको ये प्रॉपर मेथड और डूबियस मेथड करके क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अमाउंट स्टैंडिंग इन रीवैल्यूएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब भी असेट बेचा गया है वो टाइम पे जो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसको ऐड कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, तो जो भी आपके ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है, इन दोनों में से विचएवर इज लोअर, इन दोनों में से विचएवर इज लोअर, और वो देखना है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से आपका ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन जो भी लोअर आया वो यहां पे माइनस करना है, और ये आपको माइनस करना है क्यूमुलेटिव बेसिस पे। व्हेन आई से क्यूमुलेटिव बेसिस मतलब 3 साल का लॉस दिया है और 3 साल का अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन दिया है, तो ईयर वाइज नहीं देखना है विचएवर इज लोअर, तीनों ईयर का टोटल करो, विचएवर इज लोअर ओवरऑल बेसिस पे देखो, ओवरऑल बेसिस पे देखना है। और ये आपको ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन देखना है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सस्पेंड हो चुके हैं as per section 241 of Companies Act and new directors अपॉइंट हुए as per 242 of Companies Act, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 241 के हिसाब से डायरेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं और 242 के हिसाब से अपॉइंट हुए हैं, ऐसी कंपनी या उसकी सब्सिडरी या उसकी भी सब्सिडरी के केस में आपको अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस दोनों माइनस करने मिलेगा। इधर देखो बाकी सब कंपनीज में ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्री है, हियर इट इज अनएब्सॉर्ब डेप्री एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड दोनों, एंड दोनों मिलेगा। कौन से केस में, जिस भी कंपनी के डायरेक्टर्स क्या हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं एंड न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, जिस भी कंपनी के डायरेक्टर्स सस्पेंड हो चुके हैं और न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, उसके केस में आप लोगों को दोनों माइनस करने मिलेगा, वो कंपनी, उसकी सब्सिडरी और सब्सिडरी का भी सब्सिडरी। बाकी सब कंपनीज में विच एवर इज लोअर। लास्ट में क्लॉज नंबर 7, जब भी कंपनी सिक कंपनी है, सिक कंपनी, तो सिक कंपनी को जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उस पे यू कैन से हम मैट नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो जब भी कंपनी सिक कंपनी है, जब भी उसका रिवाइवल फेज चल रहा है, तो रिवाइवल के वक्त हम उस पे मैट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट में आपको नोट दिए, अमाउंट विल बी एडेड ओनली इफ द अमाउंट्स आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट एक्सेप्ट क्लॉज के एंड क्लॉज जे। क्लॉज के एंड क्लॉज जे पे तो अपने को टैक्स लगाना है, तो ऊपर जो क्लॉज के और क्लॉज जे दिया है, यहाँ पे क्लॉज के दिया हुआ है और यहाँ पे क्लॉज जे दिया हुआ है, इस पे तो टैक्स लगाना है। एंड अमाउंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ द अमाउंट्स आर क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कितना इजी है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्लास में तो मैंने आपको हर एक चीज के ऊपर एग्जाम्पल बना के दिया हुआ था, हर एक चीज के ऊपर। चलो उसके बाद CIT वर्सेस मेटल कोरियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास हाईकोर्ट का ये डिसीजन था। अब यहां पे क्या हुआ था, शुड कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54 EC which forms part of the net profit in the statement of P&L account of the assessee be taken into calculation of tax on book profit as per 115 JB। सो आपने
आपको कुछ कैपिटल गेन्स आया था, बट वो तो एग्जम्पशन मिल रहा था आपको 54 ईसी में, तो क्या वो कैपिटल गेन्स आपके बुक प्रॉफिट का पार्ट बनना चाहिए? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, जब भी आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो आपको उतनी ही एडजस्टमेंट्स करनी है जो ऊपर दी गई है। जितनी एडजस्टमेंट्स ऊपर दी गई है आपको उतनी एडजस्टमेंट करनी है। बट ये वाले केस में ध्यान से सुनना, 54 ईसी का आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं? लॉजिकली तो कहने से वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 54 ईसी का ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब जो भी कैपिटल गेन्स आपको आया है वो मैट के अंदर आना चाहिए, उस पर मैट लगना चाहिए। लेकिन अब पढ़ो क्या लिखा है, capital gains which forms part of the net profit in the statement of P&L account in respect of which exemption under 54 EC is available while computing the total income under the regular provision should not be taken into calculation for the purpose of MAT। यहां पे डिसीजन थोड़ा सा अलग हो चुका है दोस्तों। ये लोग ने क्या बोला है कि 54 ईसी का आपको कैपिटल गेन्स आया है, अगर आपको 54 ईसी का कैपिटल गेन्स आया है तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो एग्जम्पशन दे दो, एग्जम्पशन दे दो। वो कैपिटल गेन्स जो है वो मैट के पार्ट में नहीं आएगा, मतलब मैट के कैलकुलेशन में वो प्रॉफिट ने, वो जो कैपिटल गेन्स है वो इंक्लूड नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा डिसीजन मद्रास हाईकोर्ट का अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और इसीलिए आप नीचे देखोगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक्चुअली में कि वो जो कैपिटल गेन्स आया है जिसके सामने आपने 54 ईसी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, वो कैपिटल गेन्स पे प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए, मैट लगना चाहिए, नॉर्मल प्रोविजन में नहीं आना चाहिए, वो मैट लगना चाहिए। बट मद्रास हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में गया है। तो नीचे आप देखोगे ये पूरा नोट, उसमें वही एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, अंडरस्टैंड यू शुड अप्लाई ओनली द प्रोविजंस व्हिच आर गिवन अंडर 115 JB। तो 54 EC का जो बेनिफिट है वो नहीं देना चाहिए था, बट मद्रास हाईकोर्ट के केस में दिया गया है। रोट्रोक कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मैंने आप लोगों को क्लास में पूरा मस्त डिटेल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सिखाया था। मैंने आप लोगों को हर एक केस में बताया था कि अगर कंपनी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करेगी, कैश सिस्टम फॉलो करेगी, पीएनएल अकाउंट बना के सिखाया था क्या होगा। अभी मैं कंक्लूड करने जाऊं तो जो भी आप प्रोविजन बनाओगे फॉर वारंटी इज एन एसर्टेन्ड लायबिलिटी, और आपको वो प्रोविजन जो है, जो एसर्टेन्ड लायबिलिटी है, वो माइनस करने मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी लॉसेस आएंगे, लॉसेस अंडर 32(2), 72(1), 73, 74, 74A, बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन्स लॉस, स्पेक्यूलेटिव लॉस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये सारे जो भी आपको लॉसेस आएंगे, आप याद रखना इवन इफ यू आर अंडर अ मैट रूट, मतलब आप अगर मैट रूट के हिसाब से टैक्स भर रहे हो, बट नॉर्मल प्रोविजन में अगर आपको लॉसेस आ रहे हैं तो ये लॉसेस आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैट रूट में चले गए तो ये वाले लॉसेस आप भूल जाओ, नहीं, ये वाले लॉसेस जो है वो भूलना नहीं है। ये वाले लॉसेस आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ यू आर अंडर अ मैट रूट। रिपोर्ट फ्रॉम अ सीए से एक रिपोर्ट लेना पड़ेगा, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड फर्निशिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिपोर्ट आपको फर्निश करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 29B। रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड इन 44AB। 44AB में आप याद करो ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना पड़ता है, उसका ड्यू डेट क्या था, 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। सो आपको एक सीए से रिपोर्ट लेना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 29B। अब 115 JB सबसेक्शन 5 क्या है कि save as otherwise provided in this section, all the provisions of this act shall apply to every assessee being a company mentioned in this section। मतलब क्या, सब प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। अब आप 115 JB सबसेक्शन 1 पढ़ोगे ना दोस्तों, सबसेक्शन 1 115 JB सबसेक्शन 1 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले हमने नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज डाला है, अब 115 JB सबसेक्शन 5 में हम बोल रहे हैं सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। इसका मतलब क्या, जब आप ये दोनों सेक्शन साथ में पढ़ते हो तो ये लोग बोलते हैं कि आप जब भी बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, आप जब भी बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू अप्लाई ओनली 115 JB। But once your book profit is computed, once your calculation is done, now all the provisions are applicable। क्योंकि 115 JB subsection 1 में लिखा है notwithstanding anything contained in the other provisions of the act। इसका मतलब पूरी एक्ट को वो ओवरराइड कर रहा है। तो फिर अगर ये प्रोविजन नहीं डालते ना तो लोग क्या बोलते पता है, हम तो मैट में चले जाएंगे, हमें तो नोटिस भी नहीं आएगा असेसमेंट का, क्यों, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो उसका मतलब ये नहीं है
कि आपको नोटिस और सब नहीं आ सकता, इसीलिए ये 115 जेबी सबसेक्शन 5 डाला गया कि भाई तुम्हें 115 जेबी सबसेक्शन 1 अप्लाई हुआ, बट वो नॉट विथ स्टैंडिंग है ओनली एंड ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस, एंड लिमिटेड पर्पस इज कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट. व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट, एंटायर एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, बट वंस बुक प्रॉफिट इज कंप्यूटेड, नाउ एंटायर एक्ट इज एप्लीकेबल. आपको नोटिस भी आएगा, पेनल्टी भी लग सकता है, आपको 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट भी लग सकता है. तो आपको जो नेक्स्ट केस आया जॉइंट सीआईटी वर्सेस रोल्टा इंडिया लिमिटेड, वो वही चीज के ऊपर है. असेसी बोलता था मुझे 234B, 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो उसी केस का डिसीजन आया है कि भाई लगेगा तुझे, क्योंकि 115 जेबी सबसेक्शन 1 में नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज जो है दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट. उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी और कंसेशनल रेट ऑफ मैट. यहां पे क्या दिया है, मैट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज एंगेज्ड इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. नेक्स्ट, मैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अंडर 115BAA एंड BAB. सो कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में उन पे मैट नहीं अप्लाई होगा. BAA BAB सेक्शन में जो कंपनी जा रही है वहां पे भी मैट अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट देखो, एक फॉरेन कंपनी है. फॉरेन कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और अ टेरिटरी विथ विच इंडिया हैज DTAA. मतलब क्या, DTAA है अपना उस कंट्री के साथ जहां पे ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है. तो ये कंपनी जहां की भी रेसिडेंट है वहां के साथ अपना DTAA है, प्लस ये कंपनी का इंडिया में PE नहीं है. इंडिया में PE नहीं है. ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में PE नहीं है प्लस उस कंट्री के साथ अपना DTAA है, इस फॉरेन कंपनी के को भी मैट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. और सेकेंड, एक फॉरेन कंपनी है, वो जिस कंट्री की रेसिडेंट है उसके साथ अपना DTAA नहीं है. DTAA नहीं है, प्लस ये फॉरेन कंपनी को इंडिया में कोई भी लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ रहा है. रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ रहा है, तो इस पे भी हम मैट के जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेंगे. इस पे भी हम मैट के जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेंगे. सो एक फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी ऐसी कंट्री की रेसिडेंट है जिसके साथ DTAA है और ये फॉरेन कंपनी का PE नहीं है. और सेकेंड, DTAA नहीं है और इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ रहा है, ऐसी फॉरेन कंपनीज को मैट नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्या आ रहा है, मैट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज whose total income comprises solely of the profits and gains referred to in 44B, BB, BBA, triple B, and such income has been offered to tax under those provisions. अब ये सारे provisions मैंने आप लोगों को बिजनेस एंड प्रोफेशन में करवाए थे, याद करो. प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर शिपिंग बिजनेस, एयरक्राफ्ट बिजनेस और सब, तो इन लोग सबको मैट अप्लाई नहीं होगा अगर वो शिपिंग बिजनेस, एयरक्राफ्ट बिजनेस ये सारे सेक्शन फॉलो कर रहे हैं. तो फिर अगर आपका यूनिट IFSC में लोकेटेड है तो मैट का रेट हो जाएगा 9%. मैट का रेट हो जाएगा 9%, वो चीज ध्यान में रखना. नेक्स्ट क्या मिलेगा आप लोगों को दोस्तों, मैट का क्रेडिट मिलेगा. अब देखो, मैट का क्रेडिट आपको यहां पे मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. देखो, आपका टैक्स आ रहा है एज पर मैट 2 लाख, नॉर्मल प्रोविजन में 140, तो 2 लाख भरना पड़ेगा. ये 2 लाख पे कर दो और 60,000 का मैट क्रेडिट मिल जाएगा. 60 एक्स्ट्रा भरा, 180 वापस से मैट का टैक्स आ रहा है. 1 लाख नॉर्मल प्रोविजन, पे करना पड़ेगा 180 का टोटल पेमेंट हो गया. और अब तुम्हारा 80,000 एक्स्ट्रा हुआ, तो क्यूमुलेटिव मैट क्रेडिट देखो 140 हो चुका है. अब तुम देखो, तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 80,000, मैट के हिसाब से 80,000 टैक्स आ रहा है और यहां पे 1,30,000 आ रहा है नॉर्मल प्रोविजन में. तो नॉर्मल प्रोविजन में तुम्हारा टैक्स बढ़ चुका है. अब जब तुम्हारा टैक्स नॉर्मल प्रोविजन में बढ़ा तो तुम्हें मैट क्रेडिट एडजस्ट करने मिलेगा. बट अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, जैसे ही तुम मैट क्रेडिट एडजस्ट करोगे, मैट क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद उस साल के AMT से कम टैक्स नहीं होना चाहिए. तो तुम्हारा मैट क्रेडिट देखो 50,000 ही एडजस्ट हो पाएगा. 80,000 फाइनल टैक्स आएगा भरने को, अभी भी तुम्हारा 90,000 का क्रेडिट बच गया है. आपको पूरा मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैट क्रेडिट उतना ही एडजस्ट करने मिलेगा कि वो माइनस करने के बाद आपका उस साल का जो मैट के हिसाब से टैक्स है वो कम नहीं होना चाहिए. अभी इधर देखो, ये 1 लाख आ रहा है, ये 1,10,000 आ रहा है, मतलब नॉर्मल प्रोविजन में ही टैक्स 1,10,000 आ रहा है. आपको मैट क्रेडिट 90 का पड़ा है, बट एडजस्ट आपको सिर्फ 10,000 ही करने मिलेगा, क्योंकि आप ज्यादा करोगे तो 1 लाख से कम टैक्स हो जाएगा. इतना तो मिनिमम भरना ही है रे.
तो 10,000 मैट क्रेडिट 1 लाख आ गया, 80,000 जो है उतना क्रेडिट अभी भी पड़ा है। और अब देखो ये 60 आया और ये 1,80,000 आया, भरना 1,80,000 है और अब तुम पूरा का पूरा 80 एडजस्ट कर दो तो भी कहना इससे तुम्हारा 1 लाख आएगा भरने को, 60 से तो कम नहीं जा रहा है, तो अब तुम्हारा फाइनली 1 लाख आ जाएगा। कोई भी तुम्हें मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा फॉर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के लिए तुम्हें क्या करने मिल जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या आ रहा है? In case of conversion of a private company or a unlisted public company into LLP, MAT credit is not allowed to LLP. LLP को हम कोई भी MAT credit नहीं देंगे। अब ये 6th पॉइंट बराबर से समझो। 6th पॉइंट में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आ रहा है 500 और आपका मैट के हिसाब से टैक्स आ रहा है 600, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 500, मैट के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है 600 और आपके पास फॉरेन टैक्स का क्रेडिट पड़ा है, इधर 500 एडजस्ट हुआ और इधर 550 एडजस्ट हुआ है। 500 एडजस्ट हुआ और इधर 550 एफटीसी एडजस्ट हुआ, तो ये टैक्स हो गया नील, ये टैक्स हो गया 50। अब कंपनीज क्या करती थी पता है? कंपनीज 50 पे कर देती थी क्योंकि मैट इज हायर और बोलती थी हमें क्रेडिट है ना, क्रेडिट 100 का मिलना चाहिए, 100 का क्रेडिट दे दो, हम 50 पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा। क्रेडिट वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमाउंट एंड पेमेंट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमाउंट। तो ये प्रोविजन डाल के यहां पे वही चीज को क्लैरिटी दिया हुआ है क्या कि आपका क्रेडिट 100 का नहीं होगा, आपका क्रेडिट 50 का ही होगा क्योंकि आपने 50 एक्स्ट्रा भरा है। इन शॉर्ट ये कंपैरिजन करना है क्रेडिट कैलकुलेट करते वक्त मैट का, तो वो चीज ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब आ रहा है मैट एंड इंड एएस का कॉन्सेप्ट, ध्यान देना दोस्तों। अब फ्रेंड्स मैट और इंड एएस करके कॉन्सेप्ट है। अब देखो कंपनीज जिनको इंड एएस फॉलो करना पड़ता है उनके केस में कुछ और एडजस्टमेंट्स आप लोगों को करनी पड़ेगी जो आप लोगों को 115 जेबी सबसेक्शन 2A से लेके 2C के अंदर दी गई है। सो जो भी कंपनीज हैं जिनको इंड एएस एप्लीकेबल होगा उनके केस में ये फर्दर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। तो आपने जो ऊपर एडलेस करके बुक प्रॉफिट निकाला ना, वो बुक प्रॉफिट के अंदर आपको और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। सो इन केस ऑफ अ कंपनी required to comply with Ind AS, then following additional adjustments are to be made in book profit. Book profit जो आप लोगों को ऊपर आया वो पहले तो ले लो आप लोग। अब देखो, अब आप क्या करो, तो आप जब Ind AS फॉलो करते हो तो Ind AS के अंदर आप लोग एक स्टेटमेंट बनाते हो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करके, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसको हम OCI बोलते हैं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करके जो आप लोगों ने स्टेटमेंट बनाया है उसके अंदर दो चीजें होती है। एक, आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट, मतलब क्या, कल उठ के वो सारी चीजें अंडर दिस हेडिंग दैट इज आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, वो कभी ना कभी पीएनएल में आने वाली है। आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट। और एक होता है आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। सो OCI के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आइटम्स दैट विल बी क्लासिफाइड टू पीएनएल एंड एक होता है आइटम्स दैट विल नॉट बी क्लासिफाइड टू पीएनएल। अब जो क्लासिफाइड टू पीएनएल है वो तो कभी ना कभी पीएनएल में जाएगी ही। यहां पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड जो है उसका आपको इफेक्ट देना है। तो OCI जो है, OCI में क्रेडिट में अगर कोई भी ऐसी आइटम है विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, मतलब ये पीएनएल में नहीं जाने वाली है, तो उसको अभी आप यहां पे ऐड कर दो, आइटम्स क्रेडिटेड टू OCI एंड नॉट टू बी रिक्लासिफाइड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो पीएनएल में नहीं जाने वाली है, OCI के क्रेडिट में है लेकिन जो पीएनएल में नहीं जाने वाली है उसको अभी आप ऐड कर दो। इन शॉर्ट हम इस पे मैट लगाएंगे,
हम इस पे मैट जो है वो लगाएंगे और देखो जो भी आइटम्स डेबिटेड है, डेबिटेड टू ओसीआई, ओसीआई में जो डेबिट हो चुकी है अंडर दी हेडिंग आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, उसको आप लेस कर दो। मतलब जो ओसीआई में डेबिटेड है उसको यहां से लेस कर दो, क्योंकि हम इस पे मैट नहीं लगाना चाहते हैं। सो आइटम्स क्रेडिटेड टू ओसीआई not to be reclassified to PNL and not to be reclassified to PNL जो डेबिटेड है वो दोनों को ऐड और लेस करना है। अब इसके ऊपर एक नोट है, फॉलोइंग शेल नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड फ्रॉम बुक प्रॉफिट। अब ये जो दो चीजें हैं ये चीजें भी आती है अंडर दी हेडिंग आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड। ये दो चीजें आइटम्स नॉट बी रिक्लासिफाइड के ही अंदर आती है। आइटम्स दैट इज नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल में ही ये दो चीजें आती है, लेकिन ये दो चीजों का आपको इफेक्ट नहीं देना है। नंबर 1, रीवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एनी असेट इन अकॉर्डेंस विथ इंड एएस 16 and 38 and gain or loss from investment in equity instrument designated at fair value through OCI in accordance with IND AS 109। मतलब क्या, ये जो आपका दो गेन है ना, दैट इज नॉट योर एक्चुअल गेन, इट्स अ नोशनल गेन। तो अभी इस पे टैक्स मत लगाओ। अभी आपकी ये कौन से हेडिंग में आ रही है, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। तो नॉर्मली आइटम्स विच आर नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, अगर क्रेडिटेड है तो ऐड करना है, डेबिटेड है तो लेस करना है, बट ये दो चीजों को कुछ नहीं करना है। ये दो चीजों को कुछ नहीं करना है। इन चीजों पे मैट लगेगा, मतलब मैट में ये चीज का इफेक्ट आएगा कब, जब आपका असेट जो है वो बेचा जाएगा तब, या फिर ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेचा जाएगा तब। मतलब इन शॉर्ट जब आपको एक्चुअल गेन आएगा या एक्चुअल लॉस आएगा तब आपको उसका इफेक्ट देना है। तो देखो जब ये एक्चुअल गेन आएगा तो वो गेन को यहां पे ऐड कर देना, ये एक्चुअल गेन की बात हो रही है। और जब एक्चुअल लॉस आएगा तो वो लॉस को आप लेस कर देना, वो लॉस को आप लेस कर देना। तो ओसीआई जो है दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर दो कैटेगरीज होती है, आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल एंड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल उसको टच नहीं करना है। आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, अगर वो चीजें पीएनएल में क्रेडिटेड है तो फिर सॉरी ओसीआई में क्रेडिटेड है तो इधर ऐड करना है, मतलब उस पर मैट लगाना है, और डेबिटेड है तो लेस करना है। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है या फिर गेन या लॉस आ रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू, अभी तक हमने बेचे नहीं है, वो दो चीजों को यहां पे इफेक्ट अभी नहीं देना है, जब वो बेचोगे तब उसका इफेक्ट देना है। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, जब भी डीमर्जर होगा, डीमर्जर तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ नॉन कैश असेट्स टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को जो भी असेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे एट द टाइम ऑफ डीमर्जर, अब उस चीज को है ना अपन पीएनएल में डेबिट करते हैं अगर अपने को लॉस आता है तो अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट उसको हम ऐड कर देंगे। मतलब देखो ओसीआई में क्या कर रहे थे, ओसीआई से हम पीएनएल में डाल रहे थे, अभी इसको क्या कर रहे हैं, पीएनएल से हटा रहे, मतलब इस पे हम लोगों को मैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं करनी है। और ये देखो अमाउंट क्रेडिटेड होगा तो उसको हम लेस कर देंगे, उसको हम लेस कर देंगे। डेबिटेड होगा तो ऐड करेंगे, क्रेडिटेड होगा तो लेस कर देंगे। और लास्ट में जब भी कंपनी इंड एएस फॉलो करना स्टार्ट करेगी, जब भी कंपनी इंड एएस फॉलो करना स्टार्ट करेगी तो उन लोगों को एक इंड एएस 101 के हिसाब से ट्रांजिशन अमाउंट निकालना पड़ता है, ट्रांजिशन अमाउंट। तो वो ट्रांजिशन अमाउंट जो है वो अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको आप ऐड करोगे 1/5 ऑफ ट्रांजिशन अमाउंट, और डेबिट बैलेंस है तो उसको लेस करोगे। इन शॉर्ट अब इस पे मैट लगेगा या तो नहीं लगेगा, मतलब डेबिट बैलेंस है तो लेस कर रहे हैं, नहीं लगेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर रहे हैं। अब ये ट्रांजिशन अमाउंट जो है उसका आपको पूरा इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नोट नंबर 3 में कि ट्रांजिशन अमाउंट में क्या लेना है। अब आपको ऐसे तो वो लोग ये सब चीजें क्वेश्चन के अंदर दे ही देते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी चीजें दे देते हैं ट्रांजिशन अमाउंट, बस एक दो चीजें नीचे से दे देंगे जो आप लोगों को ट्रांजिशन अमाउंट में इंक्लूड नहीं करना है। द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन कन्वर्जेंस डेट बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। ये 6 चीजें एक्सक्लूड कर देनी है, कहां से, ये अदर इक्विटी अमाउंट से।
मतलब द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी, उसमें से ये 6 चीजों को हटा देना है। एक बार बस रीड कर लेना दोस्तों, आपको टोटल अमाउंट दिया जाएगा कि ट्रांजिशन अमाउंट कितना है, कुछ अमाउंट समझो कैपिटल रिजर्व दिया जाएगा, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम दिया जाएगा और कुछ इसमें से एक दो चीजें होगी, इसमें से एक दो चीजें होगी तो आपको वो लेस कर देना है, फिर उसका 1/5 जो है वो लेना है, या तो ऐड हो जाएगा या तो लेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट इन टैक्स पेबल ऑन बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB सबसेक्शन 1 ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 92CC एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 92CE दैट इज 115 JB सबसेक्शन 2D। अब दोस्तों एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट करके एक कॉन्सेप्ट है जो आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ा था, याद है? ट्रांसफर प्राइसिंग में एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, जहां पे अग्रीमेंट बनाना पड़ता है, अपन सीबीडीटी के साथ पहले से ही अग्रीमेंट बना देते हैं, एएलपी फिक्स करवा देते हैं, 5 साल के लिए मैक्सिमम होता है, रोल बैक ईयर्स का भी यू कैन से आप अग्रीमेंट बना सकते हो फॉर 4 ईयर्स। याद आ रहा है कुछ? आप ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन लेक्चर देखो, उसमें मैंने डाल दिया है सब कुछ। और सेकेंडरी एडजस्टमेंट याद हो तो अगर आप प्राइमरी एडजस्टमेंट करोगे, फिर जो भी पैसा एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लाना है वो 90 डेज में आप लोगों को लेके आना है। अगर आप 90 डेज में इंडिया में नहीं लेके आते हो वो अमाउंट, तो वो चीज हम लोन मान लेंगे और उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लगेगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि एपीए और सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स की वजह से अगर आपका पास्ट में कुछ प्रॉफिट्स एडजस्ट हो रहे हैं तो वो एडजस्टेड प्रॉफिट्स का जो इफेक्ट देना है वो पूरा यहां पे आप लोगों को दिया गया है। एक बार बस रीड कर लेना, ये एग्जाम में इतना पूछते नहीं है दोस्तों, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना। अब आ रहा है 115BAA एंड लास्ट है 115BAB। तो 115BAA और BAB में क्या था, तो ये क्या है, टैक्स है ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको क्या बोला गया है कि हम आपको डायरेक्टली टैक्स लगाएंगे, कितना, तो डायरेक्टली आपको टैक्स लग जाएगा 22%, कंपलसरी सरचार्ज 10% एंड कंपलसरी HEC 4%। सो आपको हम डायरेक्टली टैक्स लगा देंगे यहां पे, और आप अगर 22% प्लस 10% प्लस 4% करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 25.168%। डायरेक्टली ये फ्लैट रेट, इसमें सब कुछ आ गया। और स्पेशल रेट वाली इनकम जो होगी उस पे हम आपको जो भी स्पेशल रेट होगा, कंपलसरी सरचार्ज 10% और HEC लगा देंगे 4%। अब ये प्रोविजन में अगर आप जाओगे तो आपके हाथ से ये सारे बेनिफिट्स जो है वो हम छीन लेंगे। इट इज सिमिलर टू योर 115BAC जो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP को एप्लीकेबल होता है कि उनके हाथ से हम थोड़े बहुत बेनिफिट्स छीन लेते हैं। यहां पे भी हम ये सारे बेनिफिट्स जो है वो क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। और अगर आप 115BAA में गए तो कंपनी ऑप्टिंग फॉर 115BAA इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे मैट नहीं लगेगा, and brought forward MAT credit cannot be adjusted against the tax payable under 115BAA। तो 10AA एडिशनल डिप्रीसिएशन, 33AB ABA, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में जो कंट्रीब्यूशन करते हो, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, CCC CCD वो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट JJAA, ATLA, ATM, ये सब नहीं मिलेगा आपको। Companies cannot set off any brought forward loss or unabsorbed depreciation which is attributable to the above deductions। तो ये सब डिडक्शन के वजह से जो भी आपका ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस होगा और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन होगा वो भी हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। सो ये है 115BAA करके। और दूसरा सेक्शन जो आता है वो है 115BAB। 115BAB जो है ये प्रोविजन एप्लीकेबल है सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ही, और ये कंपनीज जो है वो लोग ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है 1/10/2019 या उसके बाद, एंड स्टार्ट लास्ट डेट जो थी वो थी 31 मार्च 2024, इसके पहले। सो इसके पहले बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। और टैक्स रेट देखो, हर एक इनकम के लिए यहाँ पे आपको टैक्स रेट दिया गया है। कंपलसरी टैक्स रेट, कंपलसरी 10% सरचार्ज और HEC। मैन्युफैक्चरिंग इनकम जो होगी उस पे 17.16%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रीशिएबल असेट 17.16%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉन डेप्रीशिएबल असेट 25.168, स्पेशल रेट वाली इनकम पे स्पेशल रेट प्लस 10% प्लस 4%, एक्सेस प्रॉफिट जो AO कंप्यूट करता है तो उस पे डायरेक्टली 34.32%,
अदर इनकम पे वापस से 25.16%, बट अदर इनकम में नो डिडक्शन और अलाउंस फॉर एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउड। यहां पे वापस से मैट एप्लीकेबल नहीं है, और ये कंपनी जो है वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होनी चाहिए, और आपको फर्स्ट ईयर में ही ये सेक्शन ऑप्ट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर में ये सेक्शन ऑप्ट करना चाहिए, इसीलिए मैट क्रेडिट का कोई पॉइंट आएगा नहीं। फिर यहां पे सारी कंडीशंस दी गई है कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, फिर इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। 35 एडी में पता है वो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो कंडीशन था वो यहां पे एप्लीकेबल है, जो मैंने आगे देखना 10AA में पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है, 10AA में ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। बिल्डिंग इज नॉट यूज्ड प्रीवियसली एज होटल और अ कन्वेंशन सेंटर। Company is engaged in manufacturing business and manufacturing does not include the following businesses। तो ये सब businesses नहीं होने चाहिए। वापस से ये पढ़ लो सब कि ये सब सेक्शन में आपको डिडक्शन लेना नहीं है। सो दोस्तों यहां पे आपका मैट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये चैप्टर अच्छे से करके जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो 10AA अपना हो चुका, मैट हो चुका, अब आगे आप AMT कंप्लीट करो। चलो अब AMT अपन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, दैट इज AMT। अब पहली चीज ध्यान से सुनो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल है टू ऑल असेसीज एक्सक्लूडिंग कंपनी। कंपनी को ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। क्यों? अरे कंपनी को मैट अप्लाई होता है ना दोस्तों। सो कंपनी को ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, वो चीज ध्यान में रखना। सो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के जो प्रोविजंस है दोस्तों वो एप्लीकेबल है टू ऑल असेसीज एक्सक्लूडिंग कंपनीज। अब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में हमें क्या करना है, तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंदर पहले तो आपका जो नेट टोटल इनकम आया, ये नेट टोटल इनकम के ऊपर आप कैलकुलेट कर लो आपका बेसिक टैक्स कितना है। बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो ऑन नेट टोटल इनकम, एंड फिर 18.5% कैलकुलेट करना ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम ध्यान से सुनो, बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो ऑन नेट टोटल इनकम और 18.5% कैलकुलेट करो ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। सी अपन ने मैट पढ़ते वक्त क्या देखा था कि बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और जो बुक प्रॉफिट आता है उसके ऊपर आपको 15% कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे उन्होंने बुक प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने वर्ड जो यूज किया है वो है एडजस्टेड टोटल इनकम। सो पहले तो आप अपनी नेट टोटल इनकम निकाल लो और वो नेट टोटल इनकम पे बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो। नेट टोटल इनकम निकालो और उस पे आप पहले तो बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो और फिर आप अपना एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो। आप अपना एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो और वो एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप 18.5% कैलकुलेट करो। कितना कैलकुलेट करो? 18.5%। दोनों में से जो भी आपका हायर आएगा, हायर, वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा और वो आपको मिल जाएगा बेसिक टैक्स। और बेसिक टैक्स के बाद यू ऐड सरचार्ज, फिर यू ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो यहां से आपको बेसिक टैक्स मिल जाएगा, फिर सरचार्ज, बट सरचार्ज कब आएगा? व्हेन इनकम क्रॉसेस दैट स्पेसिफाइड लिमिट्स, और उसके बाद HEC दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो दोस्तों पहले तो आप अपनी नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करो और वो नेट टोटल इनकम के ऊपर बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लो। बेसिक टैक्स, तो पहला बेसिक टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम और फिर 18.5% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम ले लो। यहां पे बुक प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है? एडजस्टेड टोटल इनकम। सो आप बेसिक टैक्स ले लो ऑन नेट टोटल इनकम 18.5 ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। जो भी हायर आया वो सिलेक्ट करो और फिर सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो ऐड करो, HEC ऐड करो, उतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहां पे ये 18.5% जो रेट है दोस्तों वो 9% किया गया है इफ अ पर्सन इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर एक पर्सन IFSC में लोकेटेड है, IFSC में लोकेटेड है तो फिर वहां पे रेट कितना हो जाएगा? 9%। एंड अगर एक पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर एक पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रेट हो जाएगा 15%। तो रेट कितना हो जाएगा? 15%।
तो आईएफएससी में अगर आप लोकेटेड हो तो 9% एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो 15%। अब दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालना है। तो पहले मैं आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का कंप्यूटेशन बताता हूं। तो एडजस्टेड टोटल इनकम में आप नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करो। पहले तो नेट टोटल इनकम वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो नेट टोटल इनकम तो आपने कैलकुलेट की होगी, तो नेट टोटल इनकम आपने पहले से ही कैलकुलेट की होगी। अच्छा, नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त आपने सारे एग्जम्पशन, सारे डिडक्शन, सबका बेनिफिट लिया होगा। सो आप पहले तो नेट टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लो। नेट टोटल इनकम इज योर स्टार्टिंग पॉइंट टू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम। सो आपको एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट कैलकुलेट नेट टोटल इनकम। अब नेट टोटल इनकम में आपने सब चीजों का इफेक्ट दे दिया है, तो नेट टोटल इनकम के अंदर पहली चीज ऐड करो। क्या ऐड करोगे? All the deductions which are under chapter 6A heading number C except ATP। ATP को छोड़ के जो आपके चैप्टर 6A के डिडक्शंस है, बट चैप्टर 6A के सारे नहीं है, चैप्टर 6A हेडिंग C के जो डिडक्शंस है वो सारे आप ऐड करो। दैट इज AT, IA, IAB, IAC, IB, IBA, IC, ID, IE, AA, JA, LA, PA, QQB and RRB। याद रखना ATTTA, ATTTB आर नॉट कवर्ड अंडर हेडिंग सी। उन दोनों को ऐड मत कर देना, ATTTA एंड TTB को। सो पहले तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, तो स्टार्ट विथ योर नेट टोटल इनकम। फर्स्ट यू कैलकुलेट योर नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम में आपने सारे डिडक्शन, सारे एग्जम्पशंस का बेनिफिट दिया होगा। नाउ यू ऐड बैक ऑल द डिडक्शंस व्हिच आर अंडर चैप्टर 6A हेडिंग सी। हेडिंग सी के सारे डिडक्शंस ऐड कर दो एक्सेप्ट ATP। ATP ऐड मत करना, बाकी सब ऐड कर दो। उसके बाद 10AA का जो डिडक्शन है, 10AA आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया होगा 10AA, तो 10AA का जो डिडक्शन है वो भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो। तो पहले चैप्टर 6 से हेडिंग सी के डिडक्शंस ऐड करो, 10AA का जो डिडक्शन है वो ऐड करो। और दोस्तों ध्यान से सुनना, आपने एक सेक्शन पढ़ा था 35AD। क्या था 35AD? स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आप कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट करते हो, एडवांटेज क्या मिलता है आपको कि आपके सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है कहने से आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। आपके सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। अब है ना, अब ये प्रोविजन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो कि 35AD जो सेक्शन है, 35AD जो सेक्शन है अगर आपको एप्लीकेबल हुआ है तो आप ऐसा समझो कि अगर 35AD एप्लीकेबल नहीं होता तो क्या होता। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने 35AD का बेनिफिट लिया है, मतलब समझो कि आपने कोई एक स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया है और 35AD का बेनिफिट लिया है, तो समझो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए थे टोटल 100 लाख के और आपने वो 100 का 100 लाख पीएनएल में डेबिट कर दिया है। आपने वो 100 का 100 लाख पीएनएल में क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। और अब ध्यान से सुनना, आपने 100 लाख डेबिट कर दिया, समझो 35AD सेक्शन नहीं होता तो कहने से आप पीएनएल में पूरा 100 लाख डेबिट नहीं करते, आपको उस पर सिर्फ डिप्रीसिएशन मिलता, आपको उस पे सिर्फ डेप्रीसिएशन मिलता। तो कितना डेप्रीसिएशन मिलता दोस्तों? तो लेट अस अज्यूम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10%, तो आपको 10 लाख का डेप्री मिलता। तो बिकॉज ऑफ सेक्शन 35AD यू गॉट डिडक्शन ऑफ 100 लाख। अगर 35AD नहीं होता तो आपको 32 में डेप्रीसिएशन मिलता 10 लाख। हाउ मच एक्स्ट्रा डिडक्शन यू गॉट बिकॉज ऑफ सेक्शन 35AD? 90 लाख। दैट 90 लाख यू विल ऐड, दैट 90 lakhs you will add। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों। स्टार्ट विथ योर नेट टोटल इनकम। पहली चीज क्या ऐड करनी है? ऑल द डिडक्शंस विच आर अंडर चैप्टर 6A हेडिंग सी। दूसरा क्या ऐड करना है? 10AA। तीसरा क्या ऐड करना है? 35AD के डिडक्शंस ऐड करने हैं प्लस 35AD के एक्स्ट्रा डिडक्शंस ऐड करने हैं। बस एक्स्ट्रा मतलब क्या? टोटल डिडक्शन अंडर 35AD, एंड अगर 35AD नहीं होता तो हाउ मच डेप्री यू वुड हैव क्लेम्ड, तो वो डेप्री उसमें से माइनस कर देना। मेरे एग्जांपल में 100 लाख माइनस 10 लाख, एक्स्ट्रा डिडक्शन इज 90 लाख। तो ये तीन चीजें आप ऐड कर दो, ये तीन बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं वो ऐड कर दो। जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज योर एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम पे लगा दो कितना? 18.5%। एंड अगर आप आईएफएससी में लोकेटेड हो तो 9%, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो 15%। तो ये आपका
टैक्स आ जाएगा एएमटी, बेसिक टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम निकालो, दोनों में से विच एवर इज हायर ले लो, फिर सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो ऐड करना और एचईसी ऐड कर देना। अच्छा, अब देखो, अब ये जो एएमटी के प्रोविजंस है वो किस किस को अप्लाई नहीं होंगे, तो पहले तो कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी को मैट लगता है। नेक्स्ट, जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआईएन, एजेपी है, ये 5 लोग जिन लोगों को स्लैब रेट लगता था दोस्तों, ये 5 लोग जो है, 5 लोग जिन लोगों को स्लैब रेट लगता है, उनको भी एएमटी अप्लाई नहीं होगा अगर उनका ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम आया इज लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs, is less than or equal to 20 lakhs. Adjusted total income is less than or equal to 20 lakhs तो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स मतलब ये देखो यहां पे भी रिपीट हुआ है, सेक्शन 115 बीएसी, 115 बीएसी में अगर आप टैक्स भर रहे हो तो कहने से आपको एएमटी अप्लाई नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार, 115 ए बीएसी में क्यों अप्लाई नहीं होगा? अरे 115 बीएसी में कहने से ये सारे बेनिफिट्स ही तो नहीं मिलते अपने को, बेनिफिट्स ही तो नहीं मिलते, तो एएमटी अप्लाई करके क्या करेंगे वहां पे? फिर स्पेसिफाइड फंड अंडर सेक्शन 10(4)D, एनआर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में आया था आपको 10(4)D करके सेक्शन, and person exercising the option under 115 BAD and 115 BAE, that is cooperative society, जो भी cooperative society BAD और BAE का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे उनको भी AMT अप्लाई नहीं होगा। सो इन सबको एएमटी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। सो एएमटी है क्या? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आप पहले तो बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो ऑन नेट टोटल इनकम एंड देन 18.5 कैलकुलेट करो ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। वो 18.5 को उन्होंने 9% कर दिया इफ पर्सन इज लोकेटेड इन आईएफएससी, वही 18.5% को 15% कर दिया इफ पर्सन इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोनों में से हायर सिलेक्ट करो, सरचार्ज ऐड करो, एचईसी ऐड करो। सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो ही ऐड करना। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगा? तो एडजस्टेड टोटल इनकम जो है उसमें नेट टोटल इनकम से स्टार्ट करो। जो भी आपके चैप्टर 6 है हेडिंग नंबर सी के डिडक्शंस है वो सारे ऐड बैक कर दो एक्सेप्ट एटीपी 10AA ऐड कर दो और सेक्शन 35 एडी का जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है दोस्तों वो भी ऐड कर दो। उसके बाद किस किस को ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे? नंबर 1 कंपनी को अप्लाई नहीं होगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी इफ एडजस्टेड टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs, इफ पर्सन इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, फिर स्पेसिफाइड फंड अंडर 10(4)D एंड लास्ट इज पर्सन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अंडर 115 BAD एंड BAE। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? एवरी पर्सन टू whom this section applies shall obtain a report in form number 29C, MATMATE was 29B, before the specified date referred to in section 44AB, certifying that the adjusted total income and AMT have been computed in accordance with the provisions of the act and furnish such report by that date। फिर आपके यहां पे AMT के क्रेडिट के प्रोविजंस आ रहे हैं। AMT के क्रेडिट के जो भी प्रोविजंस है वो सेम है मैट क्रेडिट की तरह ही दोस्तों। तो समझो आप लोगों का नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स आ रहा है 10 लाख और एएमटी में अगर आप लोगों का टैक्स आ रहा है 12 लाख, तो आपको पेमेंट क्या करना पड़ेगा? 12 लाख का करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 लाख जो है वो आपका बन जाएगा एएमटी क्रेडिट। ये जो क्रेडिट है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर हाउ मेनी इयर्स? 15 इयर्स के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद कभी भी नॉर्मल प्रोविजन में आपका टैक्स ज्यादा आ गया और एएमटी में आपका टैक्स कम आया, तो नॉर्मल प्रोविजन में जो टैक्स आया उसमें से एएमटी क्रेडिट माइनस कर देना और जो बचा बैलेंस टैक्स जो बचा उतना ही आपको भरना पड़ेगा, 18 lakhs भरना पड़ेगा। बट अगर समझो ये नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स आया 20 lakhs और एएमटी में आपका टैक्स आ रहा है 19 lakhs, तो 20 lakhs आपको पे करना है। बट अगर आपके पास क्रेडिट 2 लाख का पड़ा है तो जैसे ही आप 2 लाख एडजस्ट करोगे और यहां पे 19 जो है उससे भी कहीं से कम चला जाएगा ना अमाउंट, जैसे आप 2 लाख एडजस्ट करोगे 18 lakhs हो जाएगा। 18 lakhs जो है वो इस साल के एएमटी से कम आ रहा है, तो फिर हम आपको पूरा 2 लाख एडजस्ट करने नहीं देंगे, फिर हम आपको 1 लाख एडजस्ट करने देंगे। आपको मिनिमम 19 तो फिर भरना ही पड़ेगा, यहां पे मिनिमम 19 lakhs तो भरना ही पड़ेगा। सो अगर देखो आपका नॉर्मल प्रोविजन में 20 लाख आया, एएमटी में आपका 15 लाख आया, तो आप 20 लाख भरो और उसमें से 2 लाख का क्रेडिट ले लो, फाइनल टैक्स 18 हो गया। बट अगर समझो ऐसा केस नहीं है, ये 20 है ये 19 है, तो भरना अभी भी 20 है, बट एएमटी क्रेडिट जो आपका 2 लाख का है वो सिर्फ 1 लाख ही एडजस्ट होगा, क्योंकि 2 लाख एडजस्ट करोगे तो इस साल का जो एएमटी है उससे भी कम हो जाएगा अमाउंट, वो नहीं चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट तो एएमटी कैन बी assessee can
claim AMT credit in such subsequent previous year if AMT is not applicable in subsequent previous year. And last point अपना जो अपन ने सेम मैट में डिस्कस किया वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड, वही यहाँ पे पॉइंट रिपीट हो रहा है. सो ये दोस्तों आपका AMT का रिवीजन कंप्लीट होता है. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों. चलो यहां पे अपन ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू.